मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां महंगाई का मायाजाल है। तो मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने इस साल फरवरी में 5.73% तक बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो सका। वहीं अब विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है, जिसके बाद उपभोक्ताओं से मीटर किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन बिजली की दर में 1.98% की वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। हालांकि यह दरें अगले 3 महीने के लिए होंगी। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आयोग अगले वित्त वर्ष के लिए 3 महीने बाद दोबारा दरें निर्धारित करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है तो अभी जनता को बिजली का झटका देना कितना उचित है, वो भी तब जब लोग पहले ही महंगाई के बोझ तले पूरी तरह से दबे हुए हैं। चलिए जनता से इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं। कोरोना काल के दौरान लगातार बढ़ती महंगाई से बेहाल मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का भी झटका लगने जा रहा है। जी हां, एमपी में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं, तेल की कीमतें शतक पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। इधर गैस सिलेंडर के दाम भी बीते दिनों बढ़े हैं, तो वहीं अब बिजली भी और महंगी होने वाली है। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 1.98% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 26 दिसंबर से लागू होंगी। नए टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 8 पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22 रुपए 50 पैसे का अंतर पड़ेगा। अगर बात किसानों की करें तो इन्हें 10 HP विद्युत भार तक 750 रुपए प्रति HP प्रति वर्ष और इससे अधिक विद्युत भार पर 1500 रुपए प्रति HP की दर से बिल भरना होगा। बता दें कि बिजली कंपनियों ने 5.73% बढ़ोतरी की मांग की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में बिजली दरों में 1.98% का इजाफा किया गया है। नियम के मुताबिक सिर्फ 30 यूनिट बिजली खपत तक की इस बढ़ोतरी दर को लागू नहीं किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो इसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, जो पहले ही महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगाई की मार से पस्त जनता को आखिर कैसे और कब तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच बिजली महंगा करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि अब की बार महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली बीजेपी जनता को महंगाई की आग में झोंक रही है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में भारी वृद्धि और अब बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस 19 दिसंबर को पेट्रोल डीजल किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध दिवस मना रही है। उस दिन कांग्रेस बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेगी और जनहित में मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग करेगी। बहरहाल महंगाई का जो मायाजाल है, अब उस पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक मोदी जी हैं, मोदी स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं। मोदी जी, पहले आपसे कोरोना काल के पहले जो नौकरियां थी उसमें लगभग आप जानते हैं कितनी कोरोना काल के बाद, किस तरह से लॉकडाउन के बाद किस तरह से लोगों की नौकरी गई, और इस कोरोना काल के बाद जो महंगाई जो बढ़ी है वो किस रेट पे बढ़ी है। और अभी जब हमने मुद्दा लिया है कि बिजली की बढ़ गई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस तो आप जानते ही है बढ़ी है, इसकी भी बढ़ गई। जी मोदी जी। सर, आपने बहुत छोटा मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि महंगाई जो बढ़ी है वो हम सिर्फ एक मुद्दे को देख रहे हैं कि बिजली, पेट्रोल और ये चीजें। आप ये देखिए सर कि कोरोना काल के कारण जो बीच में 3 या 4 महीने 5 महीने जो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, उस प्रोडक्शन ना होने के कारण जो
स्केयरसिटी आई है क्योंकि गुड्स तो तैयार हुआ नहीं। अगर गुड्स हमारे वहां तैयार नहीं हुआ या माल बन के आया नहीं, उसके कारण जो मटेरियल कंज्यूम होना था, जो अभी इस दौरान आप जैसे देखेंगे कि स्वेटर्स ही आने हैं ठंड में, तो अब ठंड में जो स्वेटर्स आने थे ये बनने थे सर मार्च से लेकर सितंबर तक, जो बने नहीं। ना बनने के कारण उनके पास में उसका स्टॉक है कम, और मार्केट में जो नॉर्मल आदमी कंज्यूम करता है वो तो कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि सर जो चीज 100 रुपए में मिलती थी वो 250 रुपए 250 रुपए में मिल रही है, मतलब लगभग दोगुनी हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक मुद्दा है कि हम बिजली बोल रहे हैं, अगर हम बिजली की दर बोलते हैं कि बढ़ गई है तो बिजली का इंपैक्ट सिर्फ एक चीज पे नहीं जाएगा, उसका इंपैक्ट सर सब पे जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीज बनती है बिना बिजली के बनती नहीं है। तो आदमी ने जो अपनी कॉस्ट बना रखी थी या कॉस्ट निकाल रखी थी, उस कॉस्ट में अगर उसको निकालेगा तो उससे उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अपन सिर्फ एक बात करें कि नॉर्मल जनता के ऊपर सिर्फ बिजली के वो बढ़ने से, कीमत बढ़ने से एक भार बढ़ेगा, ऐसा नहीं, और ज्यादा होएगा। क्योंकि कारण ये कि वो जो मटेरियल कंज्यूम करता है, इनडायरेक्टली जो चीज परचेस करता है, उसमें भी तो उसका प्राइस इंक्लूड होगा। एक दूसरा सर जो अभी हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल, मतलब मेरी समझ में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज पे आ गई है, रेदर देन अभी उसको ये लग रहा है कि हम रेवेन्यू नेचर से कैसे इनकम करें। कैपिटल नेचर का खर्चा वो हुआ था जो एक ही बार में लोगों से लिया जाता है, रोड टैक्स हो गया या जो दूसरे आपके टैक्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, एक बार में लिया जाता है। उन्होंने उस पर राहत दे दी ताकि लोगों को लगे कि कम कर रहे हैं। और रेवेन्यू नेचर की जो चीजें हैं जैसे पेट्रोल है, वो आदमी महीने में 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार भरवाता है, उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया। बिजली का बिल है, सबको पता है कि हर महीने भरना ही है। तो आप देखेंगे, चाहे अपन ये बोलेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस है, एक समय पे कम हो गई तो अभी वापस बढ़ने लग गए। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बयान आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर ये सब चीजें बढ़ती जा रही है तो आप सोचिए कि प्राइसिंग क्या हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन मेरी आज 5-6 दशमलव कुछ चल रही है, उसकी इंक्रीमेंट अगर होती है तो ऑलरेडी आदमी दबा हुआ है, और कितना दब जाएगा। बिल्कुल सही है। सुमित जी, आप को ही उत्तर देना है तो लगे हाथ मिथुन जी से भी बात कर ले, उनके आरोप भी सुन लीजिए, फिर आपको ही उत्तर देना है। मिथुन जी, निश्चित तौर पर जो आपको कहना है मुझे मालूम है, इसलिए मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, आप कह दीजिए। नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो केवल एक गरीब आदमी की आवाज है। आप सभी डोमेन में देखिए, आज बिजली की जो दरें निर्धारित की गई है उसमें 2% से लेकर के 4% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार भले ये कह रही है कि 3 महीने के लिए ये बढ़ाया गया है। जिस प्रमुख अखबार को हम लोग पढ़ते हैं रोजाना, उस प्रमुख अखबार के आखिरी 8वें पन्ने पर विद्युत नियामक आयोग ने एक अखबार का विज्ञापन छाप करके कहा है कि ये दरें 26 दिसंबर से लेकर के अगली दरें निर्धारित होने तक रहेंगी। मतलब इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं दिया कि 3 महीने बाद इनमें कमी होगी। आप देखिए, एक आम व्यक्ति आज जो 35 रुपए का आटा खरीद रहा है, उसके लिए आज इन्होंने व्यवस्था यह की है कि इनके समय में जो पेट्रोल 55, हमारे समय में जो पेट्रोल 55 रुपए हुआ करता था, इनको महंगा लगता था, ये लोग प्रदर्शन करते थे बैलगाड़ी खींच करके। आज 92 रुपए क्रॉस हो गया, इन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। डीजल 40 हुआ करता था, आज 80 पहुंच गया है। एलपीजी की जो बात है, एलपीजी 2 दिसंबर को एक बार 50 रुपए इन्होंने बढ़ाए और अभी 2 दिन पहले फिर 50 रुपए बढ़ा दिए। केवल इस एक महीने में 100 रुपए इन्होंने एलपीजी के बढ़ा दिए। इस समय में जब व्यक्ति के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति काम कर रहा है, एक तो उसकी नौकरी पे तलवार लटकी है, जो काम कर रहा है उसकी सैलरी कई जगह घटा दी गई है। जो सरकारी सेक्टर में काम कर रहा है उसकी इन्होंने तनख्वाह कम कर दी, उसका जो डीए बढ़ना था, हमने जो 5% बढ़ाया था वो कम कर दिया। इसके साथ साथ उसको पेंशन एरियर सहित मिलने वाले बेनिफिट्स को फ्रीज कर दिया गया। जो सरकारी सेक्टर में ही जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था उसको निकालना शुरू कर दिया। 11,000 लोग इन्होंने इस समय निकाल दिए, 6,000 कोरोना वॉरियर, 5,000 कंप्यूटर। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आप यदि मार्केट में चले जाएं तो आप 50 रुपए का आपको आलू खरीदना पड़ेगा। दालों की बात करना ही बेकार है, आम आदमी की रीत से बाहर है। किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गई, हजारों लाखों रुपए का उसको बिल मिलता है। सब्जी सस्ती हो गई, सब्जी वो सस्ती हो गई होगी। मैंने तो अभी 2 दिन पहले 50 रुपए में आलू खरीदा है, शायद कुछ इलाकों में सस्ती है, लेकिन ओवरऑल जो इंपैक्ट है इस महंगाई का, आज महंगाई की दरें जो निर्धारण करते थे, वो जो इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था, उस इन्फ्लेशन रेट का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों में कहते हैं कि महंगाई कम हुई है। वो जो व्यक्ति
जो कोरोना काल में हर तरफ से मार झेल रहा है। यहां तक कि जीएसटी जो है सैनिटाइजर पर इस कोरोना काल में बढ़ा करके 12% से 18% तक ये लोग ले गए हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं इलाज नहीं मिलता, प्राइवेट में जाएं लाखों के बिल थमाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति अगर अपने घर के बच्चों को घर पर भी रख रहा है तब भी उसको ट्यूशन फीस देनी पड़ रही है, हर तरीके से वो महंगाई से परेशान है। ऐसे समय में हमारी सरकार से जो राहत की उम्मीद थी वो तो किया नहीं जा रहा, उल्टा जो हमने राहतें दी थी उनको धता बता करके झूठ बोल करके 3 महीने बाद करा जाएगा। ये इनकी जनता को लूटने की एक स्कीम है। मैं केवल 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। और इस पैसे से जो आपने मध्य प्रदेश में देखा उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में ये लोग नेताओं को खरीदने का काम करो, जनता के ऊपर बजट डाला जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश में ये हो चुका है, इसलिए वेस्ट बंगाल बाद में जाएंगे। जी सुमित जी, अब आपने सुन ही लिया है, यथार्थ भी सुन लिया है और आगे जो मिथुन जी के आरोप भी है उसको भी सुन लिया है। लेकिन मेरा सवाल यहां आपके साथ इस बात का है कि ऐसे समय में वाकई में जब बाकी चीजों में लगातार रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, आपको मालूम है मध्य प्रदेश सबसे आगे, सबसे ज्यादा टैक्स अगर पेट्रोल डीजल पे लग रहा है, वेट टैक्स, तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। अब आपने बिजली, किसानों की आप बात करते हैं, 10 एसटी विद्युत भार तक 750 रुपए किसानों की बढ़ गई। आप जानते हैं मझोले किसान, छोटे किसान, उनके लिए 750 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है। आप साल भर में उनको जो दे रहे हैं वो 6000 दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी उनकी। तो ये बढ़ाने की क्या जरूरत थी? प्रस्ताव दिया है आपकी सरकार ने विद्युत नियामक आयोग को। त्रिपाठी जी, एक तो आपने कहा कि हमने मिथुन के आरोप सुन लिए हैं जी। हमने आरोप भी मिथुन जी के सुन लिए हैं और मिथुन जी के आरोपों में पश्चिम बंगाल की अग्रिम बधाई भी सुन ली है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद। पश्चिम बंगाल आप भी चले गए, आप हमारे अर्थशास्त्री जी को सुना आपने कि एक बिजली, अर्थशास्त्री जी को सुना, उनका उत्तर एक गंभीरता से उनका उत्तर ले लीजिए, दे दीजिए, फिर आप मिथुन जी का उत्तर दे दीजिएगा। अर्थशास्त्री जी ने कहा है कि आप ऐसा नहीं, पेट्रोल डीजल आप बढ़ाते हैं तो उसके कितने ही दूसरे आइटमों में महंगे हो जाते हैं। बिजली आप बढ़ाते हैं, बिजली की खपत में जब आपका बिल बढ़ता है तो दूसरे आइटम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। हम उस तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। गरीबों के जीवन में त्रिपाठी जी उदय करने के, उजाला करने के, खुशहाली लाने के संकल्प के साथ काम कर रही सरकार के कुछ उत्तरदायित्व हैं जी। और उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए निश्चित रूप से किसी भी सरकार को टैक्स चाहिए। सरकार का टैक्स लेने का तरीका वही होना चाहिए जो ऐसी वस्तुओं पर टैक्स ले जो मूलभूत से थोड़ा सा ऊपर जाकर के है और उन लोगों में बांटे जहां पर जिन लोगों को, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं या ये कहें कि रोटी कपड़ा मकान की जिनको मोहताज है, ऐसे लोगों में जाकर के उस टैक्स का सदुपयोग करें। आप हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को अगर क्रियान्वयन में देखेंगे तो हर आदमी के घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचे, वो बिजली उसके घर में पहुंचे, चाहे हेलीकॉप्टर से भी खंभे ले जाने पड़े तो ले जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे। शायद इको आ रहा है क्या? नहीं, ठीक आ रहा है, बस आप दिख कम रहे हैं थोड़ा सा। आपका जो व्यक्तित्व है वो जो निखरता था, जो तेज था आपका चेहरे का, वो थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, बस बाकी ठीक है। जी, आवाज आ रही? जी त्रिपाठी, तो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और वो क्रियान्वयन में जब आप देखेंगे तो यही है, हर 2022 तक हर आदमी को उसका घर देना, हर व्यक्ति, हर परिवार के पास उसका पक्का घर हो, हर माता बहन के पास स्वच्छ। हम यहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं, आप पक्का घर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले इको नहीं आ रहा था, अब जरूर आने लगा, आपने उसमें सुधार कर दिया। तो ये जिस तरह बिजली का बिल बढ़ा दिया, सुधार किया, उससे गड़बड़ हो गया। त्रिपाठी जी, मुझे मेरा इको आ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा था जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, 125 करोड़ 135 करोड़ की आबादी का देश है और उस देश में गरीबी रेखा के जो पहले कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ, उस गड्ढे को भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से ही चुनौतियां हैं, कोरोना काल की भी चुनौतियां हैं और उसके कारण से जो बातें हमारे आदरणीय अर्थशास्त्री जी कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे, मैं मोदी जी का बहुत आदर करता हूं और उनकी बातों से सहमत भी होता हूं, लेकिन यह सब एक कोरोना काल का अंधेरा है जो शने शने छट रहा है।
और विश्वास मानिए देश का नेतृत्व इस संकट से उभरेगा भी, इस संकट से ओवरकम भी करेगा और यहीं से नई विकास की बुनियाद को लेकर के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करके और एक नया मजबूत भारत। सुमित जी, बिजली का बिल बढ़ा के कोरोना काल के कोहरे को छाटेंगे क्या? बिजली का बिल बढ़ा दिया तो उजाला ज्यादा हो जाएगा? देखिए, अनुशंसाओं को दरकिनार करके भी एक मिनिमम वृद्धि जो वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि बिजली विभाग केवल जहां तक बिजली पहुंच गई है वहां तक नहीं है, उससे भी आगे लोगों के जीवन में लोगों को बिजली मिले। जैसे आप देख रहे थे कमलनाथ सरकार आते ही जो त्राहिमाम बिजली को लेकर के था, एक तरफ कह रहे थे हम 100 रुपया में बिजली, लेकिन लोगों को बिजली नहीं दे रही थी। जब आरोप लगाए तो आपके ही चैनल पर क्या कहा था कांग्रेस के नेताओं ने कि उपकरण खराब है बीजेपी सरकार ने जो खरीदे थे। मतलब ये बिजली के बिलों के नाम पर भी घोटाला कर रहे थे और ये जो बिजली जनता को देनी चाहिए थी वो बिजली जो है अपने उन लोगों को बेच रहे थे जिससे ये मोटा कमीशन लेकर के जिस हवाला के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष को 20 करोड़ रुपए भेजे जा रहे थे, राष्ट्रीय नेताओं को भेजे जा रहे थे, जिसमें कमलनाथ जी पर FIR कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं आपने? प्रदेश की बात मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। अरे भाई साहब, आपने मुख्यमंत्री ने अंबानी से बिजली खरीदने का करार आपने किया था कि हम बिजली ले या न ले, इतना रुपए हम देंगे ही आपको, ये आपकी सरकार ने किया था। कमलनाथ, देखिए जो भी करार किए जाते हैं वो प्रदेश में निवेशकों को इंश्योर करने के लिए किए जाते हैं। भाई किसी एक कंपनी के साथ नहीं, जो भी प्रदेश में निवेश करता है हर प्रदेश की एक औद्योगिक नीति होती है और उसी औद्योगिक नीति का ढिंढोरा कमलनाथ जी। सुमित जी, हमारी वरिष्ठ पत्रकार साइनी जी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। साइनी जी। जी। सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने ये कहा है, तो शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कही है। जब आप बिजली का दर, पेट्रोल सबसे महंगा पूरे देश में रखे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है, आप LPG गैस महंगा है, बिजली सबसे महंगी हो रही है, तो यहाँ पे कोई क्यों निवेश करेगा? कोई छोटे, और उसके बाद जो छोटे जो कारीगर हैं, छोटे मजदूर है काम करने, जो छोटे फैक्ट्री वाले MSMEs हैं, वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे इतने आप अगर दर बढ़ा दोगे। ना बिजली सर्वाइव कर पाएंगे, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बेयर कर पाएंगे। तो आप अगर मतलब इनडायरेक्टली तो आप सबको मार ही रहे हो। रेवेन्यू आप लोग का बढ़ रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू बढ़ाने के इसमें कि इन लोग को सबको खत्म कर देगी, जहां आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो। जी सुमित जी। शायरी जी, पेट्रोल पर, दूध पर और तमाम सारी चीजों पर एक मुश्त वृद्धि जब हमारे राज्यों ने कम किया था, जो भाजपा शासित राज्य थे, केंद्र के आह्वान पर पेट्रोल को सब्सिडाइज किया गया था, उस समय भी कमलनाथ जी ने 5 रुपया बढ़ाया था। उस समय भी जब कोरोना नहीं आया था। हम जिन विषम परिस्थितियों में हैं वहां हमें बहुत कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे हमने बिजली को लेकर के स्पष्ट किया है, वैसे ही हम पेट्रोल डीजल को लेकर के भी मध्य प्रदेश में एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स GST के तहत पेट्रोल डीजल को उसमें लाने के लिए पक्षधर है। कांग्रेस के शासित राज्यों की सहमति हो जाए तो पूरे देश में सिमिलरली पेट्रोल डीजल मिलेगा। हम तो वहां लाना चाहते हैं। चलिए हमारा शास्त्री जी, आप जो बोल रहे हैं वक्तव्य दे रहे हैं, सानी जी पहले आप कुछ कहेंगे? हमारे हम ये कह, जो पेट्रोल जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो आज सबसे चीप है इंटरनेशनल मार्केट। हम तो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो आज सबसे सस्ता, क्योंकि कंज्यूम हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से। उसके बाद भी आज इतना महंगा, जिसमें टैक्स का सबसे ज्यादा जा रहा है, सेंटर अलग टैक्स लेती है, उसके ऊपर से स्टेट वैट टैक्स और सरचार्ज लगाती है, सब ज्यादा क्यों नहीं कम कर? 39% मध्य प्रदेश में है। एक छोटा सा मैं भी प्रश्न पूछना चाह रहा था अभी। नहीं, थोड़ा सा मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोदी जी। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि मैं मान गया कि कोई भी सरकार को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। शायद मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि अपन ऐसे, मेरा ऐसा प्रश्न है एक आम नागरिक होने के नाते कि 12 साल 15 साल से शिवराज जी सरकार में हैं। अब मैं पुराने जो भी थे, उसके बाद जो भी आए, दिग्विजय जी थे, अभी शिवराज जी आए, बहुत हमारे वहां प्रोग्रेस हुई। पर सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है सर कि जितना टैक्स जो हम वसूल करते हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो क्या मध्य प्रदेश में वो सुविधा अन्य राज्यों के मुकाबले उतनी है या नहीं? एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा
कि आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हम बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का अगर आपने एयरपोर्ट देखा हो तो रायपुर एयरपोर्ट पे इतनी फ्लाइट्स आती हैं, उतनी फ्लाइट्स भोपाल एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आती है? कारण यह है कि मध्य प्रदेश में एयर टर्बाइन फ्यूल की जो कीमत है उस पर टैक्स इतना लगता है जितना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रायपुर में नहीं लगाती। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये इसलिए था कि हम ये बोल रहे हैं कि हम टैक्स तो वसूल रहे हैं पर उसकी सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कारण ये आप कोई भी जनता को टैक्स देने में तकलीफ नहीं है, सब मैं भी टैक्स देना चाहता हूं किसी भी चीज की प्रोग्रेस में या उन्नति में, पर उसका मेरे को रिवेन्यू उतना नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मान गए कोरोना काल में सब परेशानी है, सर जो सुविधाएं हमें मिलनी थी वो सुविधाएं हमें मिली नहीं और उसके बदले मेरी इनकम कम हो गई, इनकम के सोर्स बढ़े नहीं और मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो उसके लिए कौन जवाबदार है? टैक्स देने के लिए अगर मैं जवाबदार हूं तो जो मेरे से टैक्स वसूलता है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो कौन निभाएगा? मिथुन जी का भी सवाल ले लें सुमित जी, कि भूल जाएंगे? छोटे छोटे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, भूल जाएंगे। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा था कि मैं पैसे के लिए रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, उस समय आपने ये बात उनकी मानते हुए अब आप पैसे की कमी क्यों रो रहे हैं और टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? दूसरा ये कि आपने कहा हमारे समय 5 रुपए नहीं बढ़ाएगा, 5 रुपए तो नहीं बढ़ाया, लेकिन ये जरूर हुआ कि जब कोरोना काल में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए, उस समय जरूर आपने पेट्रोल डीजल का रेट कम करने के बजाय आपने उस पर ड्यूटी बढ़ा दी और उस समय की कीमतों को यथावत रखा गया, जबकि आप 20 रुपए तक की इसमें राहत दे सकते थे। ये क्यों नहीं किया गया, इसका भी जवाब दीजिए। जी सुमित जी, जब सवाल भूलने लगे तो मुझे बताइए, मैंने थोड़ा सा उसको याद कर लिया, मैं बताता रहूंगा। सुमित जी आवाज आ रही? सुमित जी को लगता है मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आप आ जा रही। सबसे पहले तो आदरणीय मोदी, मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। जी ऊपर की संख्या में जिसमें कमलनाथ जी अपना क्रेडिट बता रहे थे, वो भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत ऐसे एयरपोर्ट जहां पर कम यातायात था, कम फ्लाइट थी, उन स्थानों पर अधिक से अधिक फ्लाइट को हमने उड़ान योजना में भारत सरकार की किया है और करने जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा टैक्स पेयर या व्यक्ति टैक्स पे जाता लगने वाले सुमित जी उड़ानों की बात नहीं करी थी साहब, मैंने ईंधन की बात कर रहे हैं, वो एयर टर्बाइन फ्यूल के ऊपर लगने वाले टैक्स की बात कर रहे हैं साहब, मैंने बिल्कुल भी उड़ानों की बात नहीं करी है। मोदी जी हमने सब्सिडाइज भी किया है। सर आप प्राइसेस देख लीजिए, आप ही गूगल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एयर टर्बाइन फ्यूल का जो टैक्स है वो ऑल ओवर द अदर स्टेट्स में, एमपी स्टेट्स का क्या है, और उसके अलावा भी जो हमारे वहां पर एविएशन के ऊपर लगने वाला जो चार्जेस है, उसका जो टैरिफ है वो कितना ज्यादा है अदर एयरपोर्ट्स के मुकाबले। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सुमित जी। मोदी जी, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि पार्टी हमारी है इसलिए जो कुछ हमारी सरकार कर रही है उसका मैं आपको उत्तर देता हूँ। हमने अधिक से अधिक उड़ानों को सब्सिडाइज किया है। अगर हमने टैक्स फ्यूल में ले भी रहे हैं तो उड़ानों को सब्सिडाइज भी कर रहे हैं। हमारी ये है कि हो और ये हम दूसरा प्रश्न जो आपने कहा जी मिथुन जी ने जी, वो थोड़ा सा रिवाइज कराइए, काफी सारा डिस्टर्बेंस के कारण मेरे ध्यान से निकला है। जी मिथुन जी बहुत संक्षेप। आपने केवल ये पूछना है, इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना काल में जो क्रूड ऑयल होता है वो नेगेटिव में चला गया था, उस समय जो 20 रुपए तक की राहत आप जनता को दे सकते थे वो क्यों नहीं दी? आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके मूल्यों को यथावत क्यों रखा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक शायर का एक शेर था जो सियासत पर लिखा गया था कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, आंखें वो छीन लेती है और चश्मे दाग करती है। ये मूर्ख बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में न कभी करती है। जिस समय भारत में लॉकडाउन था, आधी दुनिया में लॉकडाउन था, हम वाहन को परमिशन नहीं दे रहे थे, उस समय पर लोगों के घरों में अनाज पहुंचे, खाद्यान्न पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता थी। कितने नवंबर माह तक निःशुल्क खाद्यान्न, अतिरिक्त खाद्यान्न घर घर में पहुंचाने की प्रतिबद्धता आपको नहीं दिखी।
आपको वो प्रतिज्ञा जो जिस समय उस फ्यूल की आवश्यकता नहीं थी, जिस समय फ्यूल लॉकडाउन था, आधे 10% कंजप्शन हो गया था, उस समय को लेकर के आप प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उपभोग बढ़ा वैसे ही सारी चीजें रिवाइज हो गई। नहीं, कम नहीं किया गया ये जिस समय किया गया है, जो उसके अतिरिक्त एवज में जो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, सरकार केवल एक विभाग नहीं चलाती है, सरकार किसी विभाग से कमाती है तो दूसरे विभाग पर देती है। आपने खाद्यान्न विभाग को चलिए आप तो इसका पूछा क्या खाद्यान्न विभाग ने अतिरिक्त खाद्यान्न पूरे देश की जनता को वो हमेशा देता है, वो हर समय देता है। खाद्यान्न देने की योजना बंद नहीं की गई है, वो हमेशा देता है। लेकिन जिस समय जनता को राहत देनी चाहिए थी, उस समय आपने प्राइसेस को क्यों यथावत रखा? उस समय आपको महंगाई क्यों नहीं नजर आई? भाजपा के कांग्रेस के समय महंगाई जो है वो डायन हुआ करती थी, आपके समय में गर्लफ्रेंड हो गई है। महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, कम करने का आप बता दीजिए आखिरी बार आपने कम कब किया था पेट्रोल के दामों को? चलिए अब तो खैर बिजली पे बात आ जाए, समय भी कम है। ओरछा जी, इसका बिजली का जो रेट बढ़ा है किसानों के लिए खासकर बहुत ही बोझ वाला विषय बन गया है। त्रिपाठी जी, किसानों को निरंतर राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है, निरंतर। ऐसा नहीं आज कौन सा राहत दे रहे हैं? आज ही 1600 करोड़ रुपए की 8,588 करोड़ रुपए अभी केवल राहत राशि के नाम पर हमारी सरकार ने किसानों को बांटे हैं, किसानों के खातों में पहुंचाए हैं। ऐसा कमलनाथ जी की सरकार में कभी हुआ हो? अरे मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। 10 आवर्स पावर तक जो हम 700 रुपए में देते थे वो आज आपने 750 कर दिया। ये कमलनाथ जी और आपकी सरकार का फर्क है। अभी आप कह रहे थे किसानों को सब्सिडाइज करेंगे। ये तो बिजली नहीं दी है किसानों को, यूरिया नहीं दी है। आप तो डायरेक्ट करंट दे रहे हैं साहब, आप बिजली भी नहीं दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं सीधा। हम तो किसानों के लिए जो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का किसान हमारे साथ है, और जहां कहीं किसान भाइयों से हमारी सरकार सतत संवाद में है। अगर किसान भाई किसी चीज को लेकर के कहीं आपत्ति या कहीं परेशानी व्यक्त करेंगे तो आतंकवादी कह दिया तुरंत राहत की बौछार करती है। हमारी संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो सीधा किसानों के बीच में प्रतिदिन उनका कार्यक्रम किसानों से शुरू होकर के किसानों तक समाप्त होता है। चलिए चलते मतलब भवन से सरकार नहीं चला रहे हैं, हम जमीन से सरकार। चलिए टिप्पणी साहनी जी की आ जाए। तो मोदी जी आपके पास भी आएंगे। साहनी जी आपकी क्या टिप्पणी है? समय भी कम है जी। त्रिपाठी जी, जैसे मोदी जी ने कहा, बिजली और पेट्रोल ये ऐसे साधन है जिसके बढ़ने से हर चीज में इफेक्ट होता है जी। तो आम लोगों के घरों में भी इफेक्ट होता है, और जो एमएसपी है, छोटे ये चलाते हैं कारीगर वगैरह, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है अपना काम चलाने के लिए। और आज कोरोना के दौर पे जब इस तरह के मुश्किलों का दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को उनका साथ देना चाहिए और वो दरें बढ़ाने के बजाय कम करना चाहिए, ताकि वो एक तरह से उसके बाद रेवेन्यू सरकार को ही मिलेगा जब वो बिकेंगे। और जब प्रदेश का जो प्रोडक्शन जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो उसका फायदा सीधे सरकार को जाएगा। ये आप इसमें बढ़ा के सभी जो भी प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हो और लोगों को भी मार पड़ती है। पेट्रोल डीजल की खपत यहाँ कम हो गई है। पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई है। यहाँ पे जो प्लेन आते हैं वो रिफिलिंग के लिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे बहुत रेट ज्यादा है। किसी चीज पे होल्डिंग नहीं होता, हर चीज में मतलब बहुत सारी चीजें हैं बहुत जो हमें मतलब जो मिलनी चाहिए, जो मूलभूत हमारा अधिकार है, जो हमें परेशानी होती है सर, वो परेशानी दूर नहीं हो रही। टैक्स देने में किसी को तकलीफ नहीं होती है, टैक्स हर आदमी देगा, परंतु उसका उसे प्रतिफल नहीं मिल रहा है। इसीलिए सवाल जायज है कि जो आप महंगाई बढ़ा रहे हैं वो महंगाई का जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट का असर क्या? आदमी आत्महत्या तो नहीं करेगा ना उसको भरने के लिए। जबरदस्ती जोर लगा के आप उससे पैसे लेते जाएंगे और उसे उसको वापस नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, मिथुन जी आपका, अभिषेक जी आपका और सानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हो गया। तो बिजली कंपनियों ने 40,016 करोड़ रुपए की जरूरत बताते हुए याचिका लगाई थी। मौजूदा दर पर बिजली दरों से वसूली पर 2,169 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने दरों में 5.73% की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इसकी तुलना में कुल राजस्व की आवश्यकता 37,673 करोड़ रुपए मानी है। इसकी भरपाई के लिए 730 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा था,
जिसे 1.98% की बढ़ोतरी से हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी ने और पांव पसारे हैं, लोगों की सैलरी में कटौती हुई है, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में जनता ये पूछ रही है कि आखिर उन्हें राहत कब मिलेगी। चलिए इस बड़े सवाल के साथ ही अब हम आप विदा लेते हैं। नमस्कार।